वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज और हमने इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सर्किट थ्योरी 1। इसमें हम लोग जैसे अभी तक हम लोग क्या देखते आए हैं कि हमने कैपेसिटर पढ़ा है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, हमने हर जगह सर्किट में क्या यूज़ किया था, डीसी सोर्स यूज़ किया था, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट में क्या करेंगे, हम डीसी सोर्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एसी सोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्किट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब हम सर्किट थ्योरी 1 में हम क्या देखेंगे कि प्योरली रेजिस्टेंस लगाएंगे, सिर्फ कैपेसिटर लगाएंगे या फिर सिर्फ इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इनका कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि किसी में हम रेजिस्टेंस भी लगा दे रहे हैं, इंडक्टर भी लगा दे रहे हैं, किसी में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दे रहे हैं, किसी में तीनों लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्योरली रेजिस्टिव। तो मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनाता हूँ। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके साथ डीसी सोर्स ना लगा के मैंने क्या कर दिया, एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। एसी सोर्स लगा दिया और इसका वोल्टेज क्या है, V = V0 sin ओमेगा टी, ठीक है। एसी वोल्टेज क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है, ओके। अब देखो करंट क्या होगा, करंट तो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, करंट कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज करता रहता है। लेकिन चलो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हैं करंट इधर जा रहा है आई, ठीक है, करंट इधर जा रहा है आई, क्लियर है इतना। तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो वी, ठीक, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं तो यहाँ क्या है, वी, देन यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो वी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर, क्लियर है इतना। तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। अब बताओ वी क्या है, वी है V0 sin ओमेगा टी अपॉन आर, क्लियर है इतना। तो आई हो जाएगा हमारा V0 अपॉन आर को मैं क्या सकता हूँ, I0 बोल सकता हूँ, I0 sin ओमेगा टी। तो I0 क्या हो जाएगा हमारा पी। अच्छा ये देखो यहाँ पर V0 क्या होता था, पीक वैल्यू होती थी, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती थी। तो यहाँ I0 क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं फेज क्या होता है। जैसे ये V = V0 sin ओमेगा टी लिखा हुआ है तो वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी होता है, ठीक है। जो साइन के साथ लिखा होता है वो फेज होता है हमारा। साइन के साथ अगर ऐसे लिखा है ओमेगा टी प्लस 30 तो वो पूरा फेज है, ओमेगा टी प्लस 30 ही पूरा फेज है वोल्टेज का। सपोज ऐसे लिखा है V = V0 sin ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये पूरा फेज है, वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पर करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, करंट का भी फेज कितना है, ओमेगा टी। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू मॉड के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, फेज एंगल ऑफ V, वोल्टेज का फेज एंगल माइनस फेज एंगल ऑफ I, ठीक है। तो वोल्टेज का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी, I का क्या, ओमेगा टी। तो नेट फेज एंगल कितना आ गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज लैग नहीं है, दोनों क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल। करंट क्या है, पोटेंशियल के साथ फेज में, जिस फेज, मतलब इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई भी फेज लैग नहीं है, क्लियर है इतना। करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल, क्लियर है इतना। अब चलो देखते हैं फेजर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अल्टरनेटिंग करंट जितना हम पढ़ेंगे सब में फेजर डायग्राम का ही खेल है। अगर इस लेक्चर में पूरा फेजर डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। चलो फेजर डायग्राम समझते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज ये एक्सिस बना दी, ये टाइम की एक्सिस है, क्लियर है। अब मुझे क्या प्लॉट करना है, इस वोल्टेज को इस पे प्लॉट करना। तो सपोज मैंने एक एरो बना दी, ठीक है, ये एरो बना दी और ये एरो जो है ये किसको शो करती है, ये पीक वैल्यू को शो करती है। एरो की जो लेंथ होती है वो क्या शो करती है, पीक वैल्यू को। तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। अब बताओ इसका जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे वो कितना आएगा, बताओ। वो आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा कुछ V0
वी नॉट कितना आएगा, यहाँ कॉस ओमेगा टी आएगा एक्स एक्सिस पे, इस पे क्या आएगा साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतना। अब हमेशा ध्यान रखना जो ये वी नॉट का प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे वो क्या बताएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो क्या बोलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वी नॉट ऑन वाई एक्सिस क्या बताएगा हमारा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्लियर है। तो हमारा जो वी नॉट का मैं प्रोजेक्शन दिखाऊंगा वाई एक्सिस पे वो क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। ठीक है, अगर मैं इसी एक्सिस पे करंट प्लॉट करना चाहूं तो, अच्छा देखो करंट की वैल्यू क्या आई थी, करंट आया था आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतना। तो करंट का भी सेम फॉर्मूला होगा, करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, सेम एक्सिस पे इसका जो ये पीक वैल्यू दिख रही है, एरो दिख रही है, इसी पे करंट भी होगा आई नॉट की वैल्यू। लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू क्या थी, वी नॉट बाई आर थी, मतलब वी नॉट से तो कम होगी, वी नॉट में डिवाइड कर रहे हैं आर का। तो सपोज आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू मैं यहां तक शो कर दूं, ये क्या है आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, और आई नॉट का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं थोड़ा छोटा दिखाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, ये क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट का प्रोजेक्शन वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हमको क्या शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है इतना। और ये जो ये लेंथ ऑफ एरो है, ये जो लेंथ ऑफ एरो ये क्या बताएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये क्या बताएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो हमको क्या सीखना, हमको एरो ड्रॉ करनी है, फिर इसका वाई पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट होगा, और जो एरो की लेंथ होगी वो क्या होगा, पीक वैल्यू होगा। क्लियर है इतना। और सिंपल भाषा में कहना चाहें कि अगर वोल्टेज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही जाएगा। अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं कि अगर वोल्टेज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर जाएगा, बस क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, करंट का पीक वैल्यू कम होगी, लेकिन ये दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो इसको दिमाग में बैठा लेना है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या होगा, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होगा। ठीक है, अब हम देख, ये तो हो गया हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। अगर हम वेव डायग्राम की बात करें तो, अच्छा वेव डायग्राम क्या होगा, वी इक्वल्स टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमारा साइन एक्स का ही ग्राफ होगा, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है वैसे ही वोल्टेज का भी ग्राफ हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ क्या होगा, वहाँ साइन एक्स की पीक वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, यहाँ पीक वैल्यू क्या होगी, वी नॉट होगी। ठीक है, आई के केस में पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट होगी। क्लियर है इतना। तो मैं पहले वोल्टेज के लिए बना देता हूं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर इतना। अच्छा बताओ, करंट और वोल्टेज दोनों ही सेम फेज में, बस फर्क इतना है कि आई नॉट की वैल्यू कम है वी नॉट से। ठीक है, अगर ये वी नॉट है, तो आई नॉट की वैल्यू कुछ कम होगी, लेकिन हाँ सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। आगे जब तुम्हारा आई नॉट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज जीरो होगा तब करंट जीरो होगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगा। ऐसे तरीके से चलेगा। तो मैं करंट का डायग्राम बनाऊं, करंट के लिए बनाऊं वेव डायग्राम, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से स्टार्ट होगा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमा, साथ में ही जीरो होगा, साथ में ही मैक्सिमा होगा। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होगी क्योंकि उसकी आई नॉट की वैल्यू वी नॉट से कम है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये आई के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, ये वोल्टेज के लिए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वेव डायग्राम। क्लियर है इतना। यहां पर टी लिख लो। ठीक है, अच्छा पूरा चीजें अच्छे से समझना। फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम का बहुत यूज होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में पूरा। ठीक है, और लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा, सारे फॉर्मूले एक साथ समराइज कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब हमने खाली रेजिस्टेंस जोड़ा था, अब हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बना देता हूं फिगर। चलो, यहां पर मैंने एक इंडक्टर लगा दिया L, जिसका इंडक्टेंस कितनी है, L है, और यहां पर मैंने AC सोर्स लगा दिया जिसका EMF कितना, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, इसमें करंट जाना स्टार्ट होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, लेकिन किसी इंस्टेंट पे सपोज करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, मान लिया मैंने करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फिर से किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा। लेकिन अब बताओ इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो करंट इधर आ रहा है
तो इसका करंट का क्या करता है, अपोज करता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, तो ये ऐसे करके आएगा, वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है इतना, ये मैंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बता चुका हूं। क्लियर है इतना। अब देखो इसमें मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, V माइनस एल डी आई, सॉरी हाँ, V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। यहाँ हो गया V, इस तरीके से जाए, V यहाँ से पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, तो V माइनस एल डी आई बाई डी टी, V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V। तो यहां से हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आई इक्वल्स टू V बाई एल डी टी। क्लियर है इतना। अब मैं V की वैल्यू उठा के पटक दूंगा यहाँ पर, तो डी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। क्लियर है इतना। तो डी आई हो जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल डी टी। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आई जो हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये V नॉट और एल बाहर निकाल देते, कांस्टेंट है, V नॉट बाई एल कांस्टेंट है हमारा। क्लियर है इतना। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बोलो इतना क्लियर है। तो यहां से हो जाएगा आई इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कुछ बात नहीं बन रही है। अभी वहां पर साइन में था तो आई नॉट भी साइन में ही आ रहा था, तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। बोलो, तो इसको आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल, अरे याद करो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर इतना। अभी मैं माइनस साइन अंदर ले जाऊंगा क्योंकि, और यहां पर या फिर ऐसा करो, यहां से माइनस साइन कॉमन लो और साइन माइनस बाहर फेंक देता तो प्लस हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर ये इसकी वैल्यू क्या है, ये आई नॉट है, मैं इसको आई नॉट बोल सकता हूं। तो आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट हो गया हमारा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्लियर है इतना। अब यहां देखो हमने पढ़ा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, पिछले रेजिस्टिव सर्किट में वी नॉट बाई आर आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा है, वी नॉट बाई ओमेगा एल आ रहा है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है काम, रेजिस्टेंस ही है ये भी। बोलो, और इसका भी नाम हम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट इसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है, इसका नाम क्या देते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो अब हम यहां क्या करेंगे, अब आई की वैल्यू फिर से देखो, आई इक्वल्स टू क्या है, आई नॉट, आई इक्वल्स टू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वी क्या था, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब क्या यहां पर कि करंट जो है लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब करंट क्या हो रहा है, पोटेंशियल से पीछे है। देखो पोटेंशियल का फेज क्या था, ओमेगा टी, इसका फेज क्या, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो मतलब क्या है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड पोटेंशियल, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे चल रहा है। मतलब कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में, चलो पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी माइनस फेज डिफरेंस ऑफ करंट कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जो साइन के साथ लिखा है वो पूरा ही फेज होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस कितना है हमारा, पाई बाई 2 है। क्लियर इतना हमारा, अभी तक इतना क्लियर हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ फेज डिफरेंस पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई 2 आगे है, या फिर बोल सकते हो जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे, इनके बीच में फेज लैग कितना है, पाई बाई 2 का। क्लियर इतना। और एक और चीज, जो हमने यहाँ पर इंडक्टिव रेजिस्टेंस निकाला वो कितना निकाला, एक्सएल। एक्सएल क्या हमारा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। क्लियर इतना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब फेजर डायग्राम देखते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस का, इंडक्टिव सर्किट का कैसा होता है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मैं वोल्टेज की एक्सिस बनाता हूँ, वोल्टेज की एरो बनाता हूँ। मैंने वोल्टेज की एरो बना दी, ये क्या हमारा वी नोड है। क्लियर इतना। जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस ऐसे। तो करंट जो है वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 यहाँ होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्लियर इतना। ये कितना, ओमेगा टी है। तो करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पूछा, तो ये क्या होगा, आई नॉट होगा। इसकी हालांकि लेंथ कम होगी, ठीक है, लेंथ कम होगी। ये कितना हो जाएगा, वी नॉट, ये हो जाएगा आई नॉट। क्लियर इतना। अगर सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ किस तरीके से, अगर ये पोटेंशियल की एक्सिस है तो ये क्या होगा, आई होगा।
इनके बीच में कितना डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। क्लियर है इतना। जैसे पिछले केस में क्या था, रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज भी सेम इधर जा रहा था और करंट भी इधर जा रहा था, लेकिन अब क्या है, करंट इधर जा रहा है लेकिन पोटेंशियल इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब इनके बीच में फेज एंगल कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का। अब इसके लिए वेव डायग्राम देखते हैं। एक थोड़ा गलती होगी, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसको काट के लिख लेना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। क्लियर है इतना। चलिए अब वेव डायग्राम देखते हैं। वेव डायग्राम में हम कैसे देखेंगे कि वोल्टेज क्या है, V0 sin ओमेगा टी और करंट क्या I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। सबसे पहले तो मैं वोल्टेज का बनाऊंगा, इसलिए जो sin x का ग्राफ होता है वैसे ही बनेगा, तो मैंने वोल्टेज का ग्राफ बना दिया, कुछ इस तरीके से वोल्टेज का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं t = 0 देखूं तो t = 0 पे वोल्टेज कितना है, 0, तो देखो यहां पर आ रहा है। लेकिन अगर t = 0 पुट करूं तो I की वैल्यू कितनी आ रही है, sin -π/2 इंटू I0, कितना, -I0, तो करंट की वैल्यू कितनी है, -I0, यहां पर है, ये कितना I0 माइनस। क्लियर इतना। मतलब जब वोल्टेज 0 है तो करंट है -I0, जब वोल्टेज मैक्स पे जाएगा तो करंट क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो ना, जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब वापस वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मतलब ये लैग कर रहा है, π/2 पीछे पीछे चल रहा है। तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहां पर आएगा, उसके बाद फिर यहां पर बनेगा, उसके बाद फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर, ठीक, इस तरीके से मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, जब वोल्टेज 0 तो करंट -I0, जब वोल्टेज मैक्सिमा तो करंट 0, जब वोल्टेज फिर से 0 तो करंट मैक्सिमा, फिर वापस वोल्टेज मैक्सिमा, करंट 0, फिर वोल्टेज 0, फिर करंट मैक्सिमा, ऐसे करते करते -π/2 लैग करता जाएगा करंट। तो वेव डायग्राम ये किसका, हमारा वेव डायग्राम, ये वोल्टेज का है और ये हमारा किसका है, करंट का है। क्लियर हुआ। वैल्यू रख के देख सकते हैं कि जब 0 पे यहाँ था, फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पर आया तो करंट 0 आ रहा है, जब इसकी 0 वैल्यू है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वेव डायग्राम हमारा इंडक्टिव सर्किट का इस तरीके से बनेगा। क्लियर है इतना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि करंट लैग्स π/2 बिहाइंड पोटेंशियल। ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या था, करंट और पोटेंशियल दोनों ही सेम फेज में थे। यहां पर क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है पोटेंशियल से, कितना एंगल, π/2। ठीक है, कितना फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, और हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देख लिया हमने। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, जो कि एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। क्लियर इतना। इसकी वैल्यू और भी लिख सकते हो, ओमेगा क्या होता है, 2πf, ओमेगा होता है 2πf, तो इसको 2πf इंटू एल भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ओम ही होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क कर रहा है, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, ओम ही होगी। क्लियर इतना। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं ओमेगा एल की वैल्यू लिखूँ, ओमेगा एल क्या आ गया, 2πfl, मतलब एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एफ इंटू ओमेगा इंटू एल इक्वल्स टू 2πfl। क्लियर इतना। अब यहाँ देखो, अगर मैं एक्सएल और एफ के बीच में एंगल ग्राफ बनाऊं तो दिख रहा है हमको y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मैं यहाँ एक्सएल लिख लूँ और यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख लूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर कह दूँ ओमेगा और एफ के बीच में ग्राफ बना दो, फिर भी स्ट्रेट लाइन बना, y इक्वल्स टू mx के टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ग्राफ बन जाएगा। तो इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडक्टिव सर्किट दे रखा है जिसमें इंडक्टेंस कितनी है, 2 हेनरी, और वोल्टेज क्या है, v इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस 30, मतलब साइन 10t प्लस 30। ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन v इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में लिखा है। ये फाई इसका फेज, फाई सिर्फ इसका अगर मैं बोलूं वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है, तो वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है, 10t प्लस 30। ठीक है, खाली ओमेगा टी फेज डिफरेंस नहीं होता, जो चीज साइन के साथ लिखा है वो पूरा ही फेज डिफरेंस है। क्लियर है इतना। अब यहां पर देखो ओमेगा की वैल्यू यहां कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना, राइट इक्वेशन ऑफ करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करंट की इक्वेशन निकालनी। तो करंट की इक्वेशन याद करो, इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होता है, करंट π/2 लैग करता है। ठीक है, जितना भी फेज हो उससे कितना -π/2 कर दो और करंट की इक्वेशन बन जाएगी। तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू I0 साइन 10t प्लस 30 माइनस 90। ये लिखोगे, जो वोल्टेज का फेज होगा, वोल्टेज के फेज से वो पीछे होगा 90। ठीक है,
फेज डिफरेंस कितना होगा 90 होगा, तो मैंने यहाँ के लिए -90 लिख दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया था कि I इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर होगा तो I क्या हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 या फिर 90। तो यहाँ पर अगर ओमेगा टी प्लस समथिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर फेज डिफरेंस फेज एंगल इतना है, तो इसका माइनस पाई कितना होगा दिस माइनस 90, माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे तो -90। बोलो क्लियर इतना, क्योंकि हमको जितना भी फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, वोल्टेज का जितना भी फेज एंगल है उससे 90 पीछे चल रहा होता है आई का, ठीक है। आई का जो आई होता है वो 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो मैंने -90 लिख दिया, क्लियर इतना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आई हो जाएगा आई नॉट साइन 10t माइनस 60, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल। तो क्या हो जाएगा वी नॉट कितना हमारा, वी नॉट कितना है, पीक वैल्यू कितनी है, यहाँ वी नॉट नहीं है 10 है, ठीक है। ये वी नॉट की वैल्यू कितनी है गिवन है, ठीक है, ये 10 दे रखी है। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है 10, ओमेगा कितना हमारा 10 और एल कितना हमारा 2, तो ये जाएगा 1/2 यानी 0.5, क्लियर ना। अब ये तो निकाल लिया हमने आई की वैल्यू, आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी आई इक्वल्स टू 0.5 साइन 10t माइनस 60। अब मुझे निकालनी है आई आर एम एस वैल्यू। आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है, याद करो पिछले लेक्चर में बताया था, आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट कितनी हमारी 0.5 बाई √2, ये क्या हो जाएगी आई आर एम एस वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ ए 2 हेनरी इंडक्टर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, उस पर जो सोर्स है एसी सोर्स जो लगा हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। ओमेगा क्या था 2 पाई एफ इंटू एल। अब हमको मालूम है 2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 200 पाई। तो एक्सएल कितना हो जाएगा 200 पाई ओम, ओम लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है इतना। चलो हमने प्योरली रेजिस्टिव देख लिया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट देख लिया। अब हम क्या देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे। तो हमने क्या किया, फिर एक कैपेसिटर को हमने किसके साथ जोड़ दिया, एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जिसका ईएमएफ क्या आता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर इतना। अब हम फिर से क्या लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे। सपोज करंट ऐसे जा रहा है तो किरचॉफ वोल्टेज हो गया V माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/C। इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है Q/C। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है Q/C इक्वल्स टू 0। तो V इक्वल्स टू Q/C या फिर बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू CV। ये तो पता ही है, फॉर्मूला तो पढ़े ही हो, ठीक है। Q इक्वल्स टू CV। अब बताओ मैं Q को क्या लिखता हूं, Q क्या होता है, पहले I बताओ। I होता है dQ/dt। तो मैं यहां पर Q को क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं। तो I इक्वल्स टू dQ/dt और मुझे मालूम है यहां पर Q इक्वल्स टू C और C इंटू V। V कितना हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी डॉट सी, क्लियर ना। अब मुझे क्या करना है dQ/dt निकालना है। dQ/dt क्या हो जाएगा यहाँ से V नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर C भी है, ठीक है, C V नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन डॉट ओमेगा। बोलो इतना हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा dQ/dt इक्वल्स टू ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा I इक्वल्स टू C ओमेगा C V नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ, कॉस को मुझे अगर कन्वर्ट करना है साइन के टर्म में तो मैं क्या लिखूंगा I इक्वल्स टू ओमेगा C V नॉट साइन 90 मतलब साइन π/2 प्लस ओमेगा टी क्या होता है कॉस ओमेगा टी। साइन π/2 ओमेगा टी क्या होता है कॉस ओमेगा टी, पॉजिटिव का कॉस ओमेगा टी, क्लियर इतना। तो इसको मैं इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे I इक्वल्स टू V नॉट, इसको मैं नीचे ले जाऊँ 1/ओमेगा C, बात एक ही है। तो यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। पहले ओमेगा टी माइनस π/2 आ रहा तो वहां से पता चल रहा था कि करंट लैग कर रहा है, लेकिन यहां पर ओमेगा टी प्लस π/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, मतलब ठीक है वोल्टेज से लीड कर रहा है, मतलब करंट π/2 आगे है, π/2 इसका फेज एंगल आगे है, क्लियर इतना। तो अच्छा देखो वहां पर क्या था एक्सएल आ रहा था, अब यहां पर भी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी I नॉट हो जाएगा हमारा V नॉट अपॉन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर
1 अपॉन ओमेगा सी। तो देखो वी नॉट अपॉन आर होता है, तो इसको मैं भी ये भी आर की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा एक्स सी, तो इसको बोलूँगा ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और पिछली में पढ़ा था हमने एक्सएल कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू एल। क्लियर है इतना? तो एक्स सी क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। अब देखते हैं फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। चलो बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में मैं वोल्टेज की एरो बना देता हूँ, ये हमारा हो गया वोल्टेज की। अब हमको यहाँ पता चल रहा है कि करंट जो वोल्टेज से π/2 आगे चल रहा है, वोल्टेज से लीड कर रहा है। ठीक है, तो कितना π/2, तो मैं पहले पीछे बनाया तब आगे बनाऊंगा। ये कितना एंगल है π/2, तो ये किसकी एक्सिस है करंट की एरो है, और यह कितना ओमेगा टी। क्लियर है? ये सिंपल डायग्राम में अगर हम देखें, जैसे पिछली बार मैंने ये बनाया तो अब यहाँ बनाऊंगा आई आगे चल रहा है, और ये क्या चल रहा है ये VC चल रहा है, ये VC और ये I। किस सर्किट में? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से जो करंट है वो लीड करता है, कितना π/2। ठीक है, दोनों डायग्राम समझने हमको। ठीक है, इनका दोनों का यूज होगा। अब देखते हैं वेव डायग्राम। चलो वेव डायग्राम देखते हैं। V नॉट को तो सिंपल साइन एक्स की तरह बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से V नॉट का ग्राफ बन जाएगा, अब हमको बनाना है I का। I क्या कर रहा है π/2 आगे चल रहा है। ठीक है, तो पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे देखो V कितना है 0, तो टाइम t इक्वल टू V पे V कितना है 0, और टाइम t इक्वल टू 0 पे I कितना है I नॉट। मतलब देखो t इक्वल टू 0 साइन π/2 1, तो I कितना I नॉट, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है जब टाइम 0, मतलब ये जब ये मिनिमम है, जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो करंट की वैल्यू I नॉट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट तुम्हारा 0 हो जाएगा, जब करंट मैक्स मिनिमम में जाएगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ये यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना लेना। ये हमारा किसका ग्राफ है? ये वोल्टेज का ग्राफ है। वोल्टेज का ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, बस करंट का चेंज करेंगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, सेम डायग्राम बन रहा था, बस उसका मैग्नीट्यूड कम था। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लैग कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये करंट का है, ये वोल्टेज का है। ठीक है, अगर देखा जाए तो XC क्या निकाला था हमारा, XC कितना आ रहा था 1/ωc। क्या था ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा क्या आ रहा था 1/ωc। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/2πf × c। तो देखा जाए अगर मैं डायग्राम बनाऊं XC और F के बीच में, तो डायग्राम क्या हो हाइपरबोलिक बनेगा, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इस तरीके से। क्लियर है इतना? इस पर भी अगर क्वेश्चन करें तो कैसे होंगे, चल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरेड है। V कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी। हमको क्या निकालना है करंट निकालना, तो I क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सेम होगा I साइन 10 साइन 10t प्लस π/2। करंट का जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी वो 10 साइन 10t प्लस π/2, क्योंकि लीड कर रहा है π/2 एंगल। क्लियर है इतना? अब देखते हैं हम यहाँ पर और क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कि करंट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, XC क्या हो जाएगा 1/ωc। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ओमेगा दे रखा है 10, C कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा, अच्छा माइक्रोफैरेड देख रहा है 10⁻⁶ कर लेना। तो जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 1/20 × 10⁻⁶। ये I नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ये I नॉट लिखा हुआ है। I नॉट की वैल्यू डायरेक्ट मत निकालते, जो यहाँ पर गिवन है वो मत लिख देना। ठीक है, ये I नॉट है, तो I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I नॉट होता है V नॉट अपॉन 1/ωc होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए क्या होता है V नॉट अपॉन R। R क्या है इसका 1/ωc। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा V नॉट हो जाएगा हमारा, V नॉट कितना है 10 अपॉन 1 अपॉन ये कितना है 20 × 10⁻⁶। तो कितना हो जाएगा I नॉट हमारा, I नॉट हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ से मैं I की इक्वेशन लिख सकता हूँ 4 × 10⁻⁴ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कुछ इस तरीके से मैं इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को लिख सकता हूँ। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं
ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स करेंगे। इसमें क्या है कि आई दे रखा है हमको, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी, मतलब एक सर्किट दे रखा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब हमेशा ध्यान रखना, जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें वोल्टेज से लीड कर रहा होता है करंट। अगर करंट दिया हो तो करंट से लैग करेगा वोल्टेज, कितना, π/2। तो सिंपल वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इक्वल्स टू V0 साइन 50t प्लस 30 माइनस 90 लिख देंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज की इक्वेशन ये दी होती तो लीड कर रहा होता तो प्लस 90 करता, तो देखो वापस यही आ जाएगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन यही हो जाएगी, V इक्वल्स टू V0 साइन 50t माइनस 660। क्लियर था? तो वोल्टेज की इक्वेशन ये आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू यही हो जाएगी। चलिए एक बार मैं कंप्लीट समराइज कर देता हूं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया था हमने, प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया था और प्योर कैपेसिटिव सर्किट लिया था। सर्किट कुछ इस तरीके से था, एसी सोर्स लगाया था जिसका ईएमएफ कितना था, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आई थी, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या आई थी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। दोनों ही सेम फेज में थे, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। और I0 की वैल्यू जो थी वो थी V0/R। ठीक है, तो अगर मैंने बताया सिंपल डायग्राम कैसे बना सकते हैं, V और इधर बना लो और I भी इधर बना, दोनों ही सेम फेज में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर फेजर डायग्राम में मैंने बनाया था कि V0 की एक्सिस ये रही और I0 भी इधर ही रहेगी, सेम फेज में। ठीक है, उसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो सर्किट था ये है, जिसमें ईएमएफ कितना दिया गया, V इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितनी, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय π/2। इसका मतलब क्या है, देखो पोटेंशियल का फेज कितना है, ओमेगा टी, इसका कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब क्या है, ये पीछे चल रहा है, करंट वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे चल रहा है, तो करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय π/2, या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय π/2। पोटेंशियल आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर I0 की वैल्यू जाएगी वो V0 अपॉन XL आएगा। XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L, इसको आगे 2πf इंटू एल भी लिख सकते हैं। जहाँ L क्या है, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस दे रखी होती है, F क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो V आगे चल रहा है और I पीछे चल रहा है। V कितना एंगल चल रहा है, 90। कह सकते हो V क्या कर रहा है, लीड कर रहा है I को, या फिर कह सकते हो I जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखा जाए तो इस तरीके से सर्किट है। ईएमएफ कितना दिया रहा है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। हमने जब सॉल्व किया तो हमारा I की वैल्यू कितनी है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि जो करंट है जो वोल्टेज से लीड कर रहा है, वोल्टेज से कितना, π/2 एंगल। ठीक है, वो करंट लीड्स पोटेंशियल बाय π/2। जहाँ I0 की वैल्यू क्या थी, V0/XC। XC क्या थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू थी 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी वैल्यू की वैल्यू थी 1 अपॉन 2πf इंटू सी। तो यहाँ पर ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फाइनली जो हम इक्वेशन जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें करंट आगे जा रहा होगा, बोल सकते हैं करंट लीड्स पोटेंशियल बाय π/2 एंगल, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज लैग्स करंट बाय π/2 एंगल। ठीक है, तो इतना काफी है, यही पूरा अगर चार्ट याद अच्छे से तो आगे पूरा अच्छे से हमको समझ में आएगा। आगे हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ये सब करके देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।